इंस्पिरेशन तो देखिए भारतवर्ष की मिट्टी है। विदाउट हार्ड वर्क कोई भी सक्सेस हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। मुझे किसी भी जगह पोस्टिंग मिल जाए, उस पोस्ट के साथ पूरा इंसाफ कर सकूंगा, पूरा जस्टिस कर सकूंगा। अगर कभी थोड़ी सी कमजोर पोस्टिंग मिलती है तो कोई कमजोर नहीं है वो पोस्टिंग, उसी में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा देखने को। 50-55 साल के प्रोफेसर को जितना आता होगा उतना आपको अचीव करना है। सक्सेस कर्मण्येवाधिकारस्ति। अपने आप को ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार करो। I am your host Gaurav Garg and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Mr. Ravi Prakash Gupta. He is an IAS officer of 2007 batch and is currently working as Special Secretary of Fisheries Department, Haryana. It's a pleasure to welcome Mr. Ravi Prakash Gupta to our show Amazing Mentor. Welcome, sir. Thank you, Gaurav. So, sir, tell us about your childhood and any particular memories that you would like to share on our show. गौरव जी, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर सीनियर ऑफिसर थे पब्लिक सेक्टर्स में, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स में उन्होंने वर्क किया था। NMDC में, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन में और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। मतलब मेरा बचपन ज़्यादातर उदयपुर या उसके आसपास के एरियाज में रहा है, राजस्थान से। बाकी मैं होम स्टेट में दिल्ली का माना है अपना हमेशा ही। तो डिफरेंट एरियाज में जाते रहे हैं हम, और एक नॉमिनल भी कहेंगे। और अपना, क्योंकि मेरे फादर को एक इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर माना जाता था, तो उनसे मुझे पढ़ाई की गाइडेंस हमेशा मिलती रही। तो आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और आपकी हायर एजुकेशन कहाँ पे कंप्लीट हुई, सर? ऐसा है गौरव जी, हम तो सेंट्रल स्कूल उदयपुर से ही पढ़े थे, और उसके बाद जो है मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी आईसाइट की, तो मैं कॉलेज लाइफ मेरी छूट गई। दोबारा जब पता चला कि भी विजुअली चैलेंज लोग पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमने फिर अगेन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, मेरे फादर के रिटायरमेंट के बाद हम दिल्ली आए, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की, BA, वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के थ्रू। और बचपन में सर आपका क्या ख्वाब था? बचपन से ही आप चाहते थे कि मेरे को सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, या बचपन में और कुछ चाहते थे बनना? नहीं, मैं ये श्योर था बचपन से मन में कि मुझे कोई सीनियर ऑफिसर बनना है अपने पिताजी की तरह। और भी जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम थे दिमाग में, तो IAS ऑफिसर्स भी बहुत कुछ लोगों से हमारी जान पहचान थी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी जान पहचान रहती थी जो घर आते थे। तो ऐसे ही माइंड में रहता था कि कोई सीनियर ऑफिसर बनना है, नॉट एज IAS ऑफिसर, बट ये श्योर था कि मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है अच्छा था। मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में नहीं था, एवरेज था, लेकिन जब भी मेहनत करता था तो क्लास में टॉप करता था। तो इसलिए मुझे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था। तो जो आपने अपनी प्रैक्टिस चालू करी कि भाई मेरे को ऑफिसर बनना है, उसके एग्जामिनेशन की जब प्रैक्टिस चालू करी, तो क्या क्या चैलेंजेस मेनली आपको फेस करने पड़े? मुझे तो देखिए स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना पड़ा। स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल नहीं था रिकॉर्डिंग्स के थ्रू। इतनी बड़ी स्पेक्ट्रम बुक होती है 2500 पन्नों की, तो वो IAS तो उस समय तो कोई सोचता भी नहीं था। 2005 में फर्स्ट टाइम शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो हमने तो सारा खुद से रिकॉर्ड किया मेरे फादर की हेल्प से, और उसी को पढ़ते रहे। उसको ये था कि जो भी चीज मेरे पास मटेरियल आ गई उसको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, उसको फुल्ली उस पर काबू पा लेना है। इस तरह से पढ़ता था कि भाई जैसे कॉलेज के प्रोफेसर को जो आना चाहिए ना, मुझे आना चाहिए अगर मुझे कहीं भी सक्सेसफुल होना है। इस टाइप से मैंने स्टडीज किया। तो बचपन में कौन इंस्पिरेशन था आपकी, किसको देख के आप बड़े हुए? इंस्पिरेशन तो देखिए भारतवर्ष की मिट्टी है। स्वामी विवेकानंद को तो हम बचपन से देखते आए थे, तो उनको इतना पढ़ा हमने, गीता पढ़ी, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। और ये मानूंगा मैं कि मेरा जो सर्कल था वो लोग भी बहुत ही नेशनलिस्टिक विचारधारा के लोग थे, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे। हम लोग क्रांतिकारियों के बारे में बहुत पढ़ते रहते थे, बहुत खुश रहते थे। उस टाइप से हमने अपने आप को डेवलप किया। तो आपने अपनी IAS का कैरियर जो है वो कहाँ से चालू किया? आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट हैंडल किए अभी तक आपने? मुझे तो पहले छत्तीसगढ़ कैडर मिला था, तो मैं एज असिस्टेंट कलेक्टर रायपुर बना था। उसके बाद कोरबा में कटघोरा बहुत बड़ा सब डिवीजन है, वहाँ पे SDMशिप की, एडिशनल कलेक्टर कोरबा रहा, CO जिला पंचायत कोरबा भी रहा। फिर मैं कंट्रोलर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन रहा छत्तीसगढ़ का, वो भी मेरा साल भर बहुत अच्छा निकला। फिर यहाँ हरियाणा में भी बहुत जल्दी ट्रांसफर्स होते हैं, बट बहुत अच्छी पोस्टिंग्स मिली मुझे,
जैसे डिप्टी कमिश्नर कैथल भी रहा मैं, मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन भी रहा, और स्पेशल सेक्रेटरी होम भी रहा। हुड्डा में भी मैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहा 1.5 साल, डायरेक्टर आर्कियोलॉजी भी रहा, और अभी आपने जैसे बताया स्पेशल सेक्रेटरी फिशरीज हूँ। तो सभी काम मैंने बहुत एंजॉय किए, और अपना कुछ ना कुछ उसमें इनपुट छोड़ने की कोशिश की हमेशा ही। ये कोशिश की कि जहाँ पे जैसे भी हैं कुछ ना कुछ डिजिटलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जा सके, उसको कुछ बेहतर बनाया जा सके। पहला दिन जब एज ए ऑफिसर आपने ज्वाइन किया वो कैसा था, शेयर करेंगे जरा हमसे? डेफिनेटली बहुत अच्छा था। वो तो सभी के की लाइफ में एक प्रोफेशनल सक्सेस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जब एक प्रीमियर सर्विस में एक ऑफिसर आता है तो उसके लिए बहुत खुशी का दिन होता है। इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो लाइफ में क्या चेंज आया आपके, मतलब ज्वाइन करने के बाद क्या चेंज महसूस किया आपने अपनी लाइफ में? देखिए, एक विचार चेंज होने लग जाते हैं जब आपके पास काम आता है। आपको महसूस होता है कि हाँ, अब अभी तक आपने जो स्टडीज की हैं, जो अपने आप को डेवलप किया है, अब देयर इज टाइम कि उसको हम समाज को कुछ दे सके, उससे कोई पॉजिटिव चेंज कर सके, सकारात्मक बदलाव ला सके। तो फिर अपनी थिंकिंग आपको उस तरह से मोड़नी पड़ती है। मैं पिछले 30 साल से लगभग बहुत जल्दी अर्ली राइजर रहा हूँ, 4-4 बजे उठता रहा हूँ, और एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए मैं सुबह 4 घंटे पढ़ता रहा था, 2-3 घंटे 4 घंटे। और जब अच्छी पोस्टिंग्स मिली, काम ज्यादा रहा, तो वही काम सुबह फाइलों का निपटाना शुरू कर दिया। मैं तो एक बार अपने भैया को बता रहा था, मैं सुबह सुबह उनका किसी काम से फोन आया, मैंने कहा फाइलें निपटा रहा हूँ। बोले तू 6 बजे फाइलें निपटा? 6 बजे लोग सो के नहीं उठते, तो फाइलें निपटा रहा है। तो मैंने कहा मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे उसका फुल यूटिलाइज करना है उसको। इनिशियल डेज में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एज एन ऑफिसर? आईएएस में आने के बाद ऐसा हमारे पास स्टाफ की फैसिलिटी रहती है, और एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। हमको जो है काम करने को मिलता है, और एक अपने सीनियर्स का फुल सपोर्ट मिलता है। वो हमेशा आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, और आपको प्रॉपर आपकी पोजीशन के हिसाब से रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई ऐसा चैलेंजेस फेस करने पड़े। मुझे हमेशा सपोर्ट मिला अपने सीनियर्स का, अपने कोलीग्स का, और इवन चीफ मिनिस्टर्स तक का सपोर्ट मिला, दोनों जगह में, छत्तीसगढ़ में भी और हरियाणा। क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े आईएएस के अचीवमेंट में? गौरव जी, जब आईएएस पास हो जाता है व्यक्ति, तो उसके पास कोई चैलेंजेस नहीं रहते खासतौर पे, क्योंकि सभी तरफ से उसको सपोर्ट मिलता है, सीनियर से भी, जूनियर से भी, सब। लेकिन मेरे केस में चूंकि मैं विजुअली चैलेंज था, सबसे पहले तो आई वॉज डिनाइड सर्विस। एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट था, वो 1995 में एनेक्ट हुआ था, बट 2007 तक भी वो ऑन पेपर्स ही रहा एज फार एज विजुअली चैलेंज पीपल आर कंसर्न। तो जब मुझे डिनाई कर दिया गया कि यू बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड, आपको हम आईएएस सर्विस नहीं देंगे, देन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपने फादर की हेल्प से हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, वहाँ से मुझे कैट में भेजा गया, और 2 साल की लिटिगेशन के बाद हाई कोर्ट का जस्टिस AK सीकरी का जजमेंट आया मेरे फेवर में कि रिट ऑफ मैंडेमस जारी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, की यूपीएससी अगेंस्ट की, और डीओपीटी के अगेंस्ट, कि मुझे जो है आईएएस की पोस्ट दी जाए। और गवर्नमेंट उसमें एसएलपी में गई, तो आफ्टर 3 years ऑफ लिटिगेशन आई वाज एबल टू गेट द पोस्ट। और उसके बाद स्लो प्रोसेस में ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट एनेक्ट हो गया, और अब हर साल देश में 1% रिजर्वेशन भी मिल रही है, और विजुअली चैलेंज लोग आईएएस ऑफिसर भी बन रहे हैं, और 25 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स इस समय काम कर रहे हैं जो पार्शियली ब्लाइंड या ब्लाइंड। आई बीइंग फुल्ली विजुअली चैलेंज्ड 100%, तो मुझे थोड़ा सा ये ट्रीट किया गया था कि आप काम नहीं कर पाएंगे, बट आई हैड टू शो माई कैलिबर, माई विल टू वर्क, तो उसमें मुझे सक्सेस मिली। तो जो 3 साल की जो आपकी लड़ाई रही वो कैसी रही, मतलब क्या क्या आपके मन में विचार है उस लड़ाई के टाइम में? बस जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो कर्म के सिद्धांत पे ये मानते रहे हैं कि अपना काम करते रहना है,
और ये भरोसा था देश के लॉ पे भी, और बहुत क्लियर एक्ट था हमारे फेवर में, तो ये जरूर मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने इन पर्सन कैट में और सुप्रीम कोर्ट में अपने फादर की हेल्प से जो है आर्ग्यू किया था, और एक बहुत सीनियर एडवोकेट ने एक बार ये कहा था कि आप इन पर्सन आ गए, नहीं तो आपके रिटायरमेंट तक हम केस को खींच देते। तो जब बेसिकली ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में तो कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती, तो जब पहली बार आपने पब्लिक डीलिंग करी तो कैसा लगा आपको? वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्रेनिंग में हमको ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कि जब आपको पब्लिक से फेस करना पड़ेगा, जब आपको पॉलिटिकल बॉसेस के साथ फेस करना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर्स से फेस करना पड़ेगा, अपने जूनियर कुलीग्स के साथ फेस करना पड़ेगा, तो आपको कैसे अपना बिहेव करना है, आपको कैसे टैकल करनी है सिचुएशंस, तो वो हमेशा माइंड में रखकर। और पब्लिक से मैंने बताया ना, हम तो ऑलरेडी भारतवर्ष के हिसाब से हैं, हम तो अपने आप को राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो जब भारतीयों से, जब एक स्टेट के लोगों से बात करनी पड़ी, जैसे मैं मिडिल क्लास से हूँ और हर लेवल के लोग मिलने आते हैं अपने किसी काम को लेकर के। मैं शुरू का ही बताऊं, जब असिस्टेंट कलेक्टर रायपुर था, तो वहाँ पे लेबर क्लास से लेकर के बिजनेस क्लास, माइनिंग क्लास, सभी लोग मिलने आते थे जब भी, तो उनसे डिफरेंट टाइप के कन्वर्सेशन से बहुत अच्छा लगता था, और हर डेली हमको ये महसूस होता था कि आज कुछ हमारा अपना डेवलपमेंट एक्स्ट्रा, अपना विकास हुआ है, अपनी सोच बदली है। So any particular moment in your career life that you would like to share? बहुत सारी चीजें हैं। हम तो, जैसे मैं CEO जिला पंचायत कोरबा में था, वहां से मैं एक स्कूलों में विजिट के लिए जाता था, तो मैंने नोट किया कि बहुत सारे स्कूल्स बंद चल रहे हैं। क्यों बंद चल रहे हैं? क्योंकि वो जो है वहाँ 1 या 2 टीचर रहते हैं, तो वो अपना बारी बारी से अपनी वो बांध लेते हैं। कि वो क्या होता है कि टीचिंग लाइफ जो है, टीचर, गवर्नमेंट टीचर वो बनता है व्यक्ति जो कि शहरों में पढ़ा हुआ और आज के एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को पास कर सकता है, और उनकी पोस्टिंग्स की जाती है गांव में, उस एरिया में 100 किलोमीटर रेडियस है उस एरिया का। तो जब उनको किसी, अब सपोज कीजिए एक टीचर को जो हमेशा कोरबा शहर से पढ़ा हुआ है, उसको 70-80 किलोमीटर दूर कहीं किसी गांव में, बिल्कुल रिमोट आदिवासी गांव में पोस्टिंग दी, तो पहले तो अपनी सारी ताकत इसमें लगाएगा कि उसको जो है कोई सिफारिश मिल जाए, किसी तरह से उसको शहर में ले आया जाए। फिर वहां जाएगा तो हफ्ते में 2 या 3 दिन का जो है एडजस्टमेंट करेगा दूसरे टीचर्स के साथ। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन पर प्रेशराइज किया उनको कि नहीं, आपको डेली स्कूल्स को अटेंड करना है और डेली अटेंडेंस देनी है। और आई वॉज क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट। मैंने जो है उनको स्मॉल पनिशमेंट्स दे करके, 1 इंक्रीमेंट जो मेरे हाथ में थी उनकी रोकनी, उनको कुछ लोगों की रोक करके पूरे सिस्टम को सुधार दिया था। हालांकि वो बहुत लंबा समय मुझे नहीं मिला, उसके बाद मुझे ट्रांसफर कर दिया गया वहाँ से, बट मुझे उसमें बहुत खुशी मिली कि मैं सभी टीचर्स को स्कूलों में प्रॉपरली लाने में सक्सेसफुल रहा इन द ईयर 2014। और ऐसे ही मैं एक छत्तीसगढ़ का आपको वाकया बताऊं तो मैं कंट्रोलर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मेरे पास कुछ लोग शिकायत लेके आए, सर जो ये पोहे की फैक्ट्रियां हैं, जो जिसको यहाँ चिड़वा भी बोलते हैं, पोहा, जो इनमें रंग मिलाते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। लगभग 400 फैक्ट्रियां थी छत्तीसगढ़ में, 2 बंचेस में, एक दुर्ग एरिया में थी और एक भिलाई बाजार एरिया में थी। तो मैंने वहाँ पे उनको छापा मारा और वो उनको फैक्ट्रीज, 2-3 फैक्ट्रीज को सील करके कोर्ट के हवाले कर दिया। अब जो चीज कोर्ट में चली जाती है तो वो कोर्ट से ही खुल सकती है सीलिंग। तो कई महीने के लिए फैक्ट्री सील होने से वो जो वहाँ की पोहा एसोसिएशन थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि आइंदा कोई भी पोहे में सफेदी नहीं मिलाएगा रंग साफ करने के लिए। अब अगर कोई भी नहीं मिलाएगा तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा। वो उन्होंने खुद ने जो है उन पे आपस में 10,000 रुपए का फाइन किया कि अगर कोई मिलाएगा अपना जल्दी बिकवाने के लिए तो हम जो है उस पर फाइन करेंगे।
और बाद में आफ्टर 6 मंथ्स मैं कहीं गया तो वो लोग मेरे पास धन्यवाद करने आए थे कि आपकी वजह से हमारा 2 लाख रुपए सालाना हर फैक्ट्री का बच रहा है, जो हमको सफेदी मिलाने के लिए उसमें यूज करना पड़ता। और अब जो है जनता की सेहत से भी खिलवाड़ नहीं हो रहा, हमारे मन को भी शांति मिलती है। पहले क्योंकि सभी करते थे तो हमको भी ये करना पड़ता। मैं जब डिप्टी कमिश्नर कैथल था तो जाट एजिटेशन शुरू हुआ था वहाँ पे बीच में, इन द ईयर 2016 जून में जो है जाट एजिटेशन हुआ था। और हमने जो है अब आज के टाइम में डीसी का इतना डर नहीं रहता है, लेकिन जहां अपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी जजमेंट को रेफर करते हुए आप काम करते हैं तो सभी आपकी बात मानते हैं। सबको ये रहता है भी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हैं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो हमने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रेफर किया कि भाई जो सड़कें हैं वो नहीं रोकी जा सकेगी। तो वहां पे एक तित्रम कॉर्नर था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर था, जिसमें 3 तरफ की सड़कें मिलती थी। तो अगर वो रुक जाती है तो गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है। 3 मेजर सड़कें रुकने से जो है ट्रैफिक सारा अस्त व्यस्त हो जाता है और जो आंदोलनकारी होते हैं वो हमेशा वहीं जाके बैठते हैं। तो हमने वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि भाई जो उनके नेता होंगे उनकी प्रॉपर्टीज हम जब्त करनी पड़ेगी हमको, वो हानि को रिवाइव करने के लिए। उस तरह से हमने उनके साथ जाके जगह जगह मीटिंग्स की, उनको बार बार परस्यू किया, उनको बार बार समझाइश दी कि ये यहाँ आपको तित्रम कॉर्नर पे नहीं बैठना है। और आखिरकार ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद अब तक पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई आंदोलन इस इलाके में हुआ और तित्रम कॉर्नर बच गया। वो मतलब सही उस पर ट्रैफिक का आवागमन चलता है। तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ की, आप बोले कि प्रोफेशनल पावर जो गवर्नमेंट आपको देती है, उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा यही है कि हमको जो है एक ऐसी पावर गवर्नमेंट के सिस्टम के द्वारा मिली है जिसमें कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग हमारी रहती है। इवन एज इन द पोस्ट ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी ऑल्सो, यहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट में तो अपनी पावर होती है, बट स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट में हमको जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं हमारे सीनियर, उनके पास फाइल भेजने की पावर होती है। उसमें भी आपको जो है एक अपना डेफिनेट व्यू देने का अधिकार होता है। और इन 90% केसेस वो, चूंकि हम लोग एक ही सर्विस से बिलोंग करते हैं, एक ही एजुकेशन बैकग्राउंड होता है हम लोगों का IAS का, तो और रूल वाइज ही जाते हैं, तो 90% केसेस में आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो अप्रूव हो जाती है। तो इससे आपको हमेशा अच्छा प्रतीत होता है। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके मेंटोर कौन कौन रहे हैं? एक अभी पिछले कोविड में इनकी डेथ हो गई, मिस्टर आनंद प्रकाश थे, 1979 बैच के। क्योंकि मैं पहले 8 साल दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर चुका हूँ, तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में काम कर रहा था। तो वहाँ उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे 1979 बैच का आनंद प्रकाश। मैं उसमें बहुत जूनियर था, सबऑर्डिनेट सर्विसेज में था। फिर भी वो जब उनको पता चला कि मैं IAS में हूँ तो मुझे बुलाते रहते थे और गाइड करते रहते थे। ऐसे एक मिस्टर अजीत श्रीवास्तव थे जिनके पास मैंने सबसे इनिशियली ज्वाइन किया था लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट में। वो भी अब रिटायर हो चुके हैं, बट उनके सपोर्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। तो सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, और हार्डवर्क, लक और स्मार्ट वर्क का क्या रोल रहता है सक्सेस में? सक्सेस जो है हार्डवर्क से ही आती है हमेशा। मैं तो ये मानता हूँ, मैं जैसे आपको बताया गीता के उपदेश को, स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को बचपन से पढ़ते आए हम लोग। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते ऐसे मन में समाया हुआ है, भारतीयों के सभी के मन में समाया हुआ है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली अपना कहूँ तो बहुत ज्यादा ये मानते रहे हम हमेशा ही कि जो भी काम करना है वो नॉट फॉर दी करेंट असाइनमेंट ओनली, उसका कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ पे असर रहेगा। तो आपको जो है बिना फल की चिंता किए बस मेहनत करते चली जानी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इवन मैं ग्रेजुएशन टाइम में जब पढ़ाई कर रहा था तो दैट वाज नॉट फॉर दैट एग्जामिनेशन। उसमें 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे। आर्ट्स सेक्शन में था मैं, तो मेरे एक दो दोस्तों ने जब मैंने देखा, बोले ये तो तू क्या कर रहा है, तो इतना पूरा सिलेबस कर रहा है ना, 10वां क्वेश्चन भी पूरी तरह से आना चाहिए मुझे, क्योंकि ये पढ़ाई सिर्फ इसी काम के लिए नहीं है।
आगे भी कभी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहां भी ये काम आए। तो विदाउट हार्ड वर्क कोई भी सक्सेस हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। So what are your major achievement as an officer? सबसे बड़ी बात तो आई एम एबल टू डू दी डिफरेंट असाइनमेंट्स। मुझे ये पूरा भरोसा है कि मुझे किसी भी जगह पोस्टिंग मिल जाए, उस पोस्ट के साथ पूरा इंसाफ कर सकूंगा, पूरा जस्टिस कर सकूंगा। ये भी मैं अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। मेरे सीनियर्स मुझे जो है रिस्पेक्ट देते आए हैं, मेरी तारीफ करते आए हैं, तो उससे ही मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर। और बहुत अचीवमेंट्स मेडिकल एजुकेशन में मुझे एक याद आता है कि 4 साल से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है करनाल में, उसमें नर्सेस की भर्ती नहीं हो रही थी। जब मैं आया तो मैंने उस पर स्पेशल ध्यान देना शुरू किया और सभी 100 पोस्ट, ये मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, कई साल हो गए, बट आई वॉज एबल टू रिक्रूट दोज पोस्ट्स। तो वो भी एक अचीवमेंट के तौर पे रहता है। कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो कि कोई ऐसी कंप्लेन लेके आया हो आपके पास जो कि बहुत आपके हार्ट को टच हुई हो? जब आप एज एसडीएम काम करते हैं या एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हैं तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं हार्ट को टच होने वाली। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब सीओ जिला पंचायत कोरबा में था तो एक स्कूल में गया तो वहाँ पे एक लड़की जो है दे रही थी, पैर से लिख रही थी, उसके दोनों हाथ नहीं थे और पैर से वो आराम से लिखकर एग्जामिनेशन पास कर रही। एग्जामिनेशन पास किया उसने, उसके बाद उसको फर्दर कॉलेज में एडमिशन के लिए उसके पेरेंट्स के पास कुछ पैसे नहीं थे और वो मेरे पास आई थी। अब जिला पंचायत फंड्स में से झट से वो पेमेंट हो गई तो मेरे मन को जो है एक अजीब सी सांत्वना मिली, एक अजीब सा ये रहा कि देखो कैसे कैसे लाइफ जीते हैं लोग और कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करके दूसरों से भी बेटर बनाते हैं। तो अगर हमें टाइम मशीन मिलती है तो कौन से लाइफ के फेज में आप एक बार वापस जाना चाहेंगे? ऐसे टाइम मशीन का मैं तो पहली बात तो हमेशा आगे की तरफ देखता हूँ। आगे ही अभी तो बहुत कैरियर बचा है, वेरियस पोस्ट, अभी कोई पोस्ट मिल सकती है मुझे, डिप्टी कमिश्नर की मिल सकती है, डायरेक्टर्स तो बनना ही है। अभी तो यही फेज मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। तो एज ए स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? यहाँ तो टू रिव्यू दी वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, जो डायरेक्टरेट का काम है। हमारे पास बहुत सारे 15 जो है फार्म्स हैं, फिशरीज फार्म्स हैं और जो श्रिम्प कल्चर है, ये जो नमकीन पानी होता है उसमें श्रिम्प मछलियां पैदा होती हैं, उसकी बहुत डिमांड है। तो वो ऐसी जमीन जो है किसी और जगह काम में या उस वहाँ पे कोई और खेती नहीं हो सकती, तो उसमें जो है ये मछली पालन करने से लोगों को रोजगार मिलता है और स्टेट की और पब्लिक की इनकम बढ़ती है। तो उसको इम्प्रूव कराना मेन काम है। और बाकी जो है एज स्पेशल सेक्रेटरी हमको जो है ये देखना है कि वो डिपार्टमेंट में जो खाली पोस्ट चल रही हैं सब भरी जाएं, सबकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स प्रॉपर होती रहें और जो जिनकी प्रमोशंस ड्यू हैं, एसीपी ड्यूज हैं, वो उनको प्रॉपर वे में मिलते रहें। बाकी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, टू अटेंड देयर मीटिंग्स आल्सो, ये है। तो जो नए ऑफिसर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपना काम बहुत मेहनत के साथ करते रहो। अब आईएएस की पोस्ट या कोई भी दूसरी पोस्ट जो मिली है, पहली बात तो ये काम मिलना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। हालांकि दूसरी बात भी सही है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें भी आज के टाइम में बहुत अच्छा काम मिल रहा है। मैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जामनगर में गया हूँ, टाटाज में गया हूँ, तो मैंने देखा कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ इज नो लेस बेटर देन दैट ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया काम उनको मिलते हैं, फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। लेकिन जो काम इस समय हमको मिला हुआ है, जो हमारे नए ऑफिसर्स हैं, उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको मन लगा के करें, हर मोमेंट को एंजॉय करें, उसमें एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढें
अगर कभी थोड़ी सी कमजोर पोस्टिंग मिलती है तो कोई कमजोर नहीं है वो पोस्टिंग, उसी में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा देखने को। और दूसरी बात यह है कि मैं जब IAS की पढ़ाई कर रहा था तो जो आपको उक्तियां याद करनी होती हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस में लिखने के लिए, उनके लिए, तो उनमें एक यजुर्वेद की उक्ति थी, महान सौभाग्य के लिए प्रयास करें। तो वो मैंने इतनी पढ़ी, इतना मन में रहा, मुझे लगता था कि ये जो है महान सौभाग्य के लिए प्रयास करें, यही सोचता रहता था कि अपने आप को ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार करो। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हमको जो है व्हाट वी ऑल वांट इज द मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। तो हमेशा जो है अपने को फिजिकली स्ट्रांग करते हुए, कभी भी फिजिकली अपने आप को कमजोर नहीं करना है, और उसके बाद प्रोफेशनल वर्क, स्टडीज हमेशा बनाए रखनी है। अगर कभी प्रोफेशनली थोड़ा कमजोर काम मिला है तो अपनी स्टडीज को दोबारा रिवाइव कर दो। और जैसे मैं भी यहाँ जैसे ही टाइम मिलता है जो ऑफिशियल रूल्स वगैरह सब पढ़ने लगता हूँ, अपने डिपार्टमेंट के नहीं दूसरे डिपार्टमेंट्स की पढ़ने लगता हूँ, प्लस जो अपनी जो हॉबीज रही हैं जैसे रीडिंग की या योगा की, उसमें बहुत टाइम लगाता हूँ मैं। तो इस टाइप से जो है अपने आप को हर समय कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना ही सबके लिए मेरा संदेश है। तो जो बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है आपके हिसाब से? भाई सबसे पहले तो उनको अपना जो सब्जेक्ट है उसमें तो पूरी तरह मास्टरी हासिल करनी, क्योंकि अगर उसमें मास्टरी हासिल नहीं करते, जैसे मैंने कहा कि ऐसे मान के चलो कि भाई एक 50-55 साल के प्रोफेसर को, उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर को जितना आता होगा उतना आपको अचीव करना है। अगर उसमें अचीव नहीं कर पाओगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और उसके अलावा एक ओवरऑल सिनेरियो, जैसे एक गौरव गर्ग जी जैसे अच्छे पत्रकार को जितनी चीजें देखने सुनने को मिलती हैं, उन सबको ना सिर्फ देखना सुनना है बल्कि याद भी रखने की कोशिश करनी है। जितने फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं उनका संग्रह करना है अपने माइंड में, तब जाके हम यूपीएससी प्रिपेयर करने की तैयारी पास करने की सोच सकते हैं। एक बहुत डीप स्टडी और वास्ट स्टडी, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स की प्लस ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो, ये सब अगर आप उसमें अचीव कर जाते हैं, साइंटिस्ट्स के सब ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस पूरी तरह आप हासिल कर लेते हैं, देन कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अब हम अपना रैपिड राउंड स्टार्ट करेंगे सर। अच्छा, so if not IAS then what? Any senior officer of some public sector or a chartered accountant. Success in one line. Success कर्मण्येवाधिकारस्ति, that is the success. कर्म करते जाओ, कर्म अपने आप में आधी सफलता है। Always feel yourself fortunate enough. मानव जन्म मिला है वही बहुत बड़ी फॉर्चुनेट है, वही बहुत बड़ा सक्सेस है हमारे लिए। Your favorite actor and actress? धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। Your favorite destination? Every destination is my favorite. So at last, one line that defines you. राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म और भारतवर्ष से प्यार करते हुए जो काम आपको मिला है उसमें आप बहुत खुश रहते हुए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हुए संतुष्ट प्रसन्न जीवन जीना। Thank you very much sir for your time. It was pleasure talking to you sir. Thank you Gaurav ji. Thank you. Thank you very much sir.